हेलो ज्योग्राफर्स, साक्षी एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। मैं आपका दोस्त सीएल सर। अपन जिस विषय के बारे में चर्चा कर रहे हैं वो अपनी है ज्योग्राफी। कौन सी है? ज्योग्राफी। तो अपन ने कल अध्ययन किया था जनसंख्या वितरण व घनत्व का। आज अपन अध्ययन करेंगे जनसंख्या वृद्धि। तो भारत की जनसंख्या वृद्धि क्या देखेंगे? भारत की जनसंख्या वृद्धि। तो हेडिंग लगाइए, भारत की जनसंख्या वृद्धि। तो भारत जनसंख्या वृद्धि किसे कहते हैं? तो इसकी परिभाषा लिखिए। परिभाषा, जनसंख्या वृद्धि की परिभाषा, जनसंख्या वृद्धि की परिभाषा। किसी क्षेत्र विशेष में दो समय बिंदुओं के मध्य, किसी क्षेत्र विशेष में दो समय बिंदुओं के मध्य जनसंख्या में होने वाला परिवर्तन, जनसंख्या में होने वाला परिवर्तन जनसंख्या वृद्धि कहलाता है। किसी क्षेत्र विशेष में दो समय, लिखिए, किसी क्षेत्र विशेष में, किसी क्षेत्र विशेष में, किसी क्षेत्र विशेष में, किसी क्षेत्र विशेष में दो समय बिंदुओं के मध्य, कितने बिंदुओं के मध्य? दो समय बिंदुओं के मध्य, दो समयीय बिंदुओं के मध्य, दो समय बिंदुओं के मध्य, दो समय बिंदुओं के मध्य, दो समय बिंदुओं के मध्य जनसंख्या में होने वाला परिवर्तन। किसमें होने वाला परिवर्तन? जनसंख्या में, जनसंख्या में, जनसंख्या में होने वाला परिवर्तन। किसमें होने वाला परिवर्तन? जनसंख्या में होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है? जनसंख्या वृद्धि। होने वाला परिवर्तन जनसंख्या वृद्धि कहलाता है। परिवर्तन जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि कहलाता है। जनसंख्या वृद्धि कहलाता है। लेकिन जनसंख्या वृद्धि धनात्मक अथवा ऋणात्मक दोनों प्रकार की हो सकती है। जनसंख्या वृद्धि धनात्मक व ऋणात्मक दोनों प्रकार की हो सकती है। तो अगला पॉइंट लिखिए, जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि धनात्मक, धनात्मक व ऋणात्मक, धनात्मक व ऋणात्मक, धनात्मक व ऋणात्मक दोनों प्रकार, दोनों प्रकार की हो सकती है, की हो सकती है। तो अपन ने देखा जनसंख्या वृद्धि। तो जनसंख्या वृद्धि में शुरुआत में देखो, किसी क्षेत्र में, किसी क्षेत्र विशेष में, तो कोई क्षेत्र मान लीजिए भारत है। कौन सा? भारत। मान लीजिए कोई क्षेत्र हो गया भारत। किसी क्षेत्र विशेष में दो समय बिंदुओं, कितने समय बिंदुओं? दो समय बिंदुओं। तो दो समय बिंदु हो गए जनगणना 2001 और जनगणना 2011। तो ये दो समय बिंदु हो गए। दो समय बिंदुओं के मध्य जनसंख्या में होने वाला परिवर्तन। तो इन दोनों समय बिंदुओं के मध्य जो जनसंख्या में परिवर्तन हुआ है, किसमें? जनसंख्या में होने वाला परिवर्तन। दो समय बिंदुओं के मध्य जनसंख्या में होने वाला परिवर्तन, जनसंख्या में होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है? जनसंख्या वृद्धि, होने वाला परिवर्तन। तो देखो, किसी क्षेत्र विशेष में, तो अपन ने ले लिया भारत। कौन सा देश ले लिया? भारत। किसी क्षेत्र विशेष में दो समय बिंदुओं के मध्य, तो दो समय बिंदु ले लिए, 2001 की जनगणना और 2011। इन दोनों के मध्य जनसंख्या में होने वाला परिवर्तन, किसमें होने वाला परिवर्तन? जनसंख्या में होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है? जनसंख्या वृद्धि कहलाता है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चलते हैं। संभवतः आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अपन आगे चलते हैं। तो ये तो हो गई अपनी जनसंख्या वृद्धि की परिभाषा।
अगली हेडिंग लगाइए, जनसंख्या वृद्धि के घटक। किसके घटक? जनसंख्या वृद्धि के घटक। तो अगली हेडिंग लगाइए, जनसंख्या वृद्धि के घटक। जनसंख्या वृद्धि के घटक। जनसंख्या वृद्धि के घटक। जनसंख्या वृद्धि के घटक। तो जनसंख्या वृद्धि के मुख्यतः दो घटक हैं। पहला है प्राकृतिक घटक और दूसरा है प्रेरित घटक। पहला कौन सा हो गया? प्राकृतिक घटक। दूसरा कौन सा हो गया? प्रेरित घटक। तो लिखिए, पहला हो गया प्राकृतिक घटक। कौन सा? प्राकृतिक घटक। प्राकृतिक घटक पहला हो गया प्राकृतिक घटक, और दूसरा हो गया प्रेरित घटक। कौन सा घटक? प्रेरित घटक। प्रेरित घटक। देखो मुख्यतः दो घटक हैं जनसंख्या वृद्धि के। पहला हो गया प्राकृतिक घटक। कौन सा? प्राकृतिक घटक। और दूसरा हो गया प्रेरित घटक। प्रेरित घटक। अब देखो प्राकृतिक घटक को भी दो भागों में बांटा गया है, जन्म दर अथवा मृत्यु दर। जन्म दर व मृत्यु दर, इसको भी दो भागों में बांटा जाता है, जन्म दर व मृत्यु दर। पहला हो गया जन्म दर, जन्म दर, और दूसरा हो गया मृत्यु दर। दूसरा हो गया मृत्यु दर। मृत्यु दर। तो जो प्राकृतिक घटक है इनको भी दो भागों में बांटा गया है। पहला हो गया जन्म दर और दूसरा हो गया मृत्यु दर। जन्म दर व मृत्यु दर। प्रेरित घटक है, अब इसका भी एक प्रकार है, वो है प्रवास। क्या है? प्रवास। प्रवास क्या है? प्रवास। तो ये अपने जनसंख्या वृद्धि के घटक हो गए। मुख्यतः दो घटक थे, प्राकृतिक घटक, दूसरा है प्रेरित घटक। प्राकृतिक घटकों को दो भागों में बांटा गया है, पहला है जन्म दर और मृत्यु दर। प्रेरित घटकों को एक भागों में बांटा गया है, कौन सा? प्रवास। कौन सा? प्रवास। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चलते हैं अपन। हेडिंग लगाइए, विकसित देश। विकसित देश, इन देशों की जनसंख्या को दुगना होने में अत्यधिक समय लगता है। देखो विकसित देशों की जनसंख्या को दुगना होने में अधिक समय लगता है, जबकि विकासशील देशों की जनसंख्या को दुगना होने में कम समय लगता है। तो लिखिए, विकसित देश। कौन से देश? विकसित देश। विकसित देश। कौन से देश? विकसित देश। विकसित देश। विकसित देश। विकसित देश। इन देशों में जनसंख्या दुगना, इन देशों में जनसंख्या दुगना, जनसंख्या दुगुना, दुगुना, इन देशों में जनसंख्या दुगुना होने की अवधि अत्यधिक होती है। इन देशों में जनसंख्या दुगुना होने की अवधि अत्यधिक या लंबी होती है। इन देशों में जनसंख्या दुगुना होने की अवधि अधिक होती है। अवधि अधिक लंबी होती है। अधिक लंबी होती है। कौन से देशों की? विकसित देशों की। दूसरा आता है विकासशील देश। हेडिंग लगाइए, दूसरा विकासशील देश। देखो विकासशील देशों को विकासशील देशों की जनसंख्या को डबल होने में कम समय लगता है। तो लिखिए विकासशील देश। कौन से देश? विकासशील देश। विकासशील देश। विकासशील देश। दूसरा कौन सा है? विकासशील देश। इन देशों की जनसंख्या दुगना होने की अवधि, तो लिखिए इन देशों में जनसंख्या दुगना होने की अवधि
जनसंख्या जनसंख्या दुगुना दुगुना होने की अवधि होने की अवधि होने की अवधि छोटी होती है छोटी होती है। अर्थात विकासशील देशों में कम समय में ही जनसंख्या डबल हो जाती है, जबकि विकसित देशों में जनसंख्या को डबल होने में काफी समय लगता है। तो इन देशों में जनसंख्या दुगना होने में अवधि अधिक लंबी होती है। कैसी होती है? होने की अवधि अधिक लंबी होती है। कौन से देशों की? विकसित देशों की। जबकि विकासशील देशों की जनसंख्या को दुगना होने की अवधि छोटी होती है। कैसी होती है? छोटी होती है। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चलते हैं अपन। संभवतः आपने उतार लिया हुआ, तो आगे चलते हैं अपन। तो आगे लिखिए, अगला बिंदु लिखिए, भारत में 1911 से 1921 के दशक के मध्य 1911 से 1921 के दशक के मध्य ऋणात्मक वृद्धि दर्ज की गई थी। ऋणात्मक वृद्धि दर्ज की गई थी। तो लिखिए, भारत में 1911 से 1921 के मध्य, भारत में कौन से देश में? भारत में 1911 से 1911 से 1921 1911 से 1921 के दशक के मध्य 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 ऋणात्मक वृद्धि दर्ज की गई थी। कौन सी वृद्धि दर्ज की गई थी? ऋणात्मक वृद्धि। दशक के मध्य ऋणात्मक, कौन सी? ऋणात्मक ऋणात्मक वृद्धि ऋणात्मक वृद्धि दर्ज की गई थी। की गई। कब की गई? कौन से दशक में की गई? 1911 से 1921 के मध्य। 1911 से 1921 के दशक के मध्य। दशक का मतलब 10 वर्षों का समय। दशक का मतलब 10 वर्षों के समय में। तो कौन सी वृद्धि दर्ज की गई? ऋणात्मक वृद्धि। 1911 से 1921 के दशक के मध्य भारत की जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि दर्ज की गई थी। कितनी की गई थी? माइनस 0.31 माइनस 0.31 ये ऋणात्मक वृद्धि दर्ज की गई थी, माइनस 0.31। अगला बिंदु लिखिए, भारत में 1961 से 71 के मध्य, भारत में 1961 से 71 के दशक के मध्य सर्वाधिक वृद्धि दर दर्ज की गई थी। तो लिखिए, भारत में 1961 से 71 के मध्य, भारत में 1961 से 71 के मध्य, 71 के दशक के मध्य, दशक के मध्य 1961 से 71 के दशक के मध्य सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि, सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई थी। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई थी। दर्ज की गई थी। तो सर्वाधिक वृद्धि दर कौन से दशक के मध्य दर्ज की गई थी? 1961 से 1971 के मध्य। 1961 से
1971 के मध्य सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर दर्ज की गई थी। कितनी की गई थी? +24.80, +24.80, +24.80 ये जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई थी। कौन से दशक में? 1961 से 1971 के मध्य। जबकि ऋणात्मक वृद्धि दर कौन से दशक में दर्ज की गई थी? 1911 से 1921 के मध्य। अगला बिंदु लिखिए 1971 की जनगणना के बाद भारत में जनसंख्या वृद्धि दर घटी है। 1971 की जनगणना के बाद लिखिए 1971 की जनगणना के बाद 1971 की जनगणना के बाद 1971 की जनगणना के बाद भारत की जनसंख्या वृद्धि दर वृद्धि दर घटी है। क्या हुआ है? घटी है। भारत की जनसंख्या वृद्धि दर घटी है। किसके बाद? 1971 की जनगणना के बाद। 1971 की जनगणना के बाद भारत की जनसंख्या वृद्धि घटी है। तो देखो ऋणात्मक वृद्धि दर्ज की गई थी 1911 से 1921 के दशक में। सर्वाधिक वृद्धि जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई थी 1961 से 71 के मध्य। कितनी? +24.80। और 1971 की जनगणना के बाद भारत की जनसंख्या वृद्धि में लगातार क्या हो रही है? कमी हो रही है। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे चलते हैं। संभवतः आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या उतार लिया होगा। आगे चलते हैं अपन। तो अपन आगे चलते हैं। देखो अपन एक एक बिंदु का इसी प्रकार धुआंधार तरीके से, शानदार तरीके से एनालिसिस करेंगे। मेरी तरफ से पूरी कोशिश रहेगी कि अपने नोट्सों में से एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाए। तो अपन आगे लिखेंगे। तो अगला बिंदु या अगली हेडिंग लगाइए, जनसंख्या वृद्धि की प्रावस्था। जनसंख्या वृद्धि की कितनी प्रावस्था है? तो जनसंख्या वृद्धि की प्रावस्था। तो हेडिंग लगाइए, जनसंख्या वृद्धि की प्रावस्था। जनसंख्या वृद्धि की प्रावस्था। जनसंख्या वृद्धि की प्रावस्था अर्थात कितनी अवस्थाएं थी? जनसंख्या वृद्धि की प्रावस्था। तो जनसंख्या वृद्धि की कितनी प्रावस्था है? 4। कितनी प्रावस्था है? 4। प्रावस्था क, प्रावस्था ख, प्रावस्था घ और प्रावस्था घ। तो लिखिए जनसंख्या वृद्धि की प्रावस्था कितनी है? 4। 4 प्रावस्था है। कितनी है? 4। लिखिए। तो प्रावस्था क, कौन सी प्रावस्था? प्रावस्था क, प्रावस्था क, प्रावस्था क। एक तो पहली कौन सी होगी? प्रावस्था क। दूसरी होगी प्रावस्था ख, प्रावस्था ख। कौन सी अवस्था? ख। प्रावस्था तीसरी होगी प्रावस्था घ, प्रावस्था घ, प्रावस्था घ। और चौथी और अंतिम हो गई प्रावस्था घ, प्रावस्था घ, प्रावस्था घ। तो जनसंख्या वृद्धि की 4 प्रावस्थाएं हो गई। कितनी प्रावस्थाएं? 4। पहली हो गई प्रावस्था क, दूसरी हो गई प्रावस्था ख और तीसरी हो गई प्रावस्था घ और चौथी हो गई प्रावस्था घ। तो इस प्रकार 4 प्रावस्थाएं हो गई। तो इनका कार्यकाल कब से कब तक रहा इन प्रावस्थाओं का? तो पहली प्रावस्था, प्रावस्था क 1901 से 1921। प्रावस्था क
1901 से 1921, 1901 से 1921 के मध्य कौन सी प्रावस्था आई? प्रावस्था कै। 1901 से 1921 के मध्य। दूसरी आई 1921 से 1951, 1921 से 1951, 1921 से 1951। तीसरी प्रावस्था 1951 से 81, 1951 से 81, 1951 से 81। और लास्ट और अंतिम प्रावस्था 1951 से वर्तमान तक, 1981 से वर्तमान तक, 1981 से वर्तमान तक, वर्तमान या बाद तक कौन सी प्रावस्था? प्रावस्था ग। तो इनका समय हुआ प्रावस्था कै का 1901 से 1921, प्रावस्था ख का 1921 से 1951, प्रावस्था ग का 51 से 81 और प्रावस्था घ का 1981 से वर्तमान तक, 1981 से वर्तमान तक। अब अपन एक एक प्रावस्था का विस्तार से, धुआंधार तरीके से, शानदार तरीके से, गहनता के साथ अपन एक एक बिंदु का अध्ययन करेंगे। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चलते हैं। संभवतः आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो अपन आगे चलते हैं प्रावस्था कै की तरफ। किसकी तरफ? प्रावस्था कै की तरफ। तो आगे चलिए, प्रावस्था कै। कौन सी प्रावस्था? प्रावस्था कै। तो हेडिंग लगाइए प्रावस्था कै, प्रावस्था कै। हेडिंग लगाओ प्रावस्था कै, प्रावस्था कै, प्रावस्था कै, प्रावस्था कै। जनसंख्या वृद्धि की प्रावस्था कै। इसमें तीन बिंदु आएंगे मुख्य रूप से। पहला आएगा अवधि। पहला क्या आएगा? अवधि। पहला सबसे पहले अपन देखेंगे अवधि। किसको देखेंगे? अवधि को। अवधि, अवधि। पहला कौन सा बिंदु हो गया? अवधि। फिर हो गया वृद्धि दर। फिर देखेंगे इसमें वृद्धि दर कैसी रही, इस प्रावस्था में वृद्धि दर कैसी रही, तो वृद्धि दर को देखेंगे। फिर जो ये वृद्धि दर रही उसके क्या कारण रहे, तो वृद्धि दर के कारण। फिर लास्ट में देखेंगे वृद्धि दर के कारण, वृद्धि दर के, वृद्धि दर के कारण, वृद्धि दर के कारण। तो अपन तीनों बिंदुओं को देखेंगे वृद्धि दर के कारण। पहला है अवधि। तो प्रावस्था कै है, उसकी अवधि कब से कब तक रही? इस अवस्था की अवधि 1901 से 1921 के मध्य रही। इस अवस्था की अवधि, तो लिखिए इस अवस्था की अवधि, इस अवस्था की अवधि, अवधि 1901 से 1921 के मध्य रही। 1901 से 1921 के मध्य रही। 1901 से 1921 के मध्य रही। प्रावस्था कै के मध्य रही। तो इसका समय क्या हो गया? अवधि क्या हुई? 1901 से 1921 के मध्य। ठीक है। अब इसमें वृद्धि दर कैसी रही? तो इस अवस्था में जन्म व मृत्यु दर दोनों उच्च रही। इस अवस्था में जन्म दर व मृत्यु दर दोनों ही उच्च रही। तो लिखिए इस अवस्था में, इस अवस्था में जन्म दर व मृत्यु दर, जन्म दर, जन्म दर व मृत्यु दर, व मृत्यु दर, मृत्यु दर दोनों ही उच्च रही। दोनों ही कैसी रही? दोनों ही उच्च रही। दोनों ही उच्च रही। जन्म दर भी उच्च रही और मृत्यु दर भी उच्च रही। जन्म दर व मृत्यु दर दोनों ही कैसी रही? उच्च रही। दोनों ही कैसी रही? उच्च रही। और इसी में 1911 से 1921 में, 1911 से 1921 में
भारत में ऋणात्मक वृद्धि दर दर्ज की गई 1911 से 1921 के मध्य। तो लिखिए अगला बिंदु 1911 से 1921 के मध्य 1921 के मध्य ऋणात्मक वृद्धि दर्ज की गई। कौन सी वृद्धि? ऋणात्मक वृद्धि दर्ज की गई 1911 से 1921 के दशक के मध्य। 1911 से 1921 के दशक के मध्य ऋणात्मक वृद्धि दर्ज की गई। कैसी वृद्धि दर्ज की गई? ऋणात्मक वृद्धि दर्ज की गई। कौन से दशक में? 1911 से 1921 में। प्रावस्था कै में। प्रावस्था कौन सी है? कै में। इस अवस्था को रुद्ध अथवा स्थिर अवस्था की अवधि कहा जाता है। इस अवस्था को, तो लिखिए इसमें, इस अवस्था को रुद्ध अथवा स्थिर अवस्था, रुद्ध अथवा स्थिर अवस्था कहा गया। स्थिर अवस्था कहा गया। स्थिर अवस्था कहा गया। कौन सी अवस्था कहा गया? रुद्ध अथवा स्थिर अवस्था। क्योंकि जितने लोग जन्म ले रहे थे उतनी संख्या में मर भी रहे थे। ज्यादा ही तो जन्म ले रहे थे और ज्यादा ही मर रहे थे। इस वजह से ये अवस्था कौन सी हुई? रुद्ध अथवा स्थिर अवस्था या स्थिर प्रावस्था। तो वृद्धि दर के कारण क्या रहे? तो भारत में स्वास्थ्य चिकित्सा सेवाओं की भारी कमी। तो लिखिए भारत में स्वास्थ्य एवं चिकित्सा भारत में स्वास्थ्य एवं चिकित्सा की भारी कमी रही। किस किस की कमी रही? स्वास्थ्य एवं चिकित्सा की भारी कमी रही। कौन सी प्रावस्था में? प्रावस्था कै में। इसीलिए तो जो भारत की वृद्धि दर थी इस अवस्था में रुद्ध अथवा स्थिर अवस्था में रही। दूसरा है महामारी। इस समय क्या आ गई थी? महामारी, खाद्यान्न संकट, अकाल, सूखा आदि। महामारी, खाद्यान्न संकट। देखो इसी समय क्या आ गई थी? महामारी, अकाल, सूखा और खाद्यान्न संकट की स्थिति आ गई थी इस प्रावस्था में। और खाद्यान्न संकट की स्थिति आ गई थी। इसी तो लिए जन्म भी ज्यादा ले रहे थे लोग और मर भी ज्यादा ही रहे थे। खाद्यान्न संकट की स्थिति। महामारी आ गई, अकाल पड़ने लग गए, सूखा क्षेत्र हो गए और खाद्यान्न संकट की कमी आ गई। इस वजह से लोगों की मौत ज्यादा होने लग गई इस अवस्था में। परिवहन के साधन, और इसी समय में परिवहन के साधनों का उचित विकास न हो सका। इसी समय परिवहन का विकास कम हुआ। परिवहन का विकास भी कम हुआ। कौन सी प्रावस्था में? प्रावस्था कै में। लोग कैसे थे? अशिक्षित थे। लोगों की संख्या कैसी थी? अशिक्षित। लोग ज्यादातर जनसंख्या अशिक्षित थी। कैसी थी? अशिक्षित। ज्यादातर जनसंख्या कैसी थी? अशिक्षित थी। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चलते हैं अपन।
संभवतः आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, एक बार दोबारा इसका अध्ययन करते हैं। तो देखो इसकी अवधि, प्रावस्था क की अवधि 1901 से 1921 के मध्य रही। वृद्धि दर, इसमें जन्म दर भी उच्च रही और मृत्यु दर भी उच्च रही, दोनों कैसे रही, उच्च रही। 1911 से 1921 के मध्य ऋणात्मक वृद्धि दर्ज की गई। इसी अवस्था में 1911 से 1921 के मध्य ऋणात्मक वृद्धि दर्ज की गई। इस अवस्था को रुद्ध अथवा स्थिर प्रावस्था कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जितने लोग जन्म ले रहे थे उतनी संख्या में मर भी रहे थे। कारण क्या थे? तो देखो भारत में स्वास्थ्य, किस किस की कमी आ गई थी? स्वास्थ्य एवं चिकित्सा की भारी कमी। देखो स्वास्थ्य सेवाओं की कमी थी और चिकित्साओं की भी कमी थी। दूसरा, महामारी आ गई थी उसी समय, अकाल पड़ने लग गया था, सूखा पड़ गया था और खाद्यान्न संकट की स्थिति थी। इसी समय परिवहन का विकास भी कम हुआ। इसी समय परिवहन का विकास भी क्या हुआ? कम हुआ। और लोग ज्यादातर कैसे थे उस समय? अशिक्षित थे। कैसे थे? अशिक्षित थे। तो अपन आगे चलते हैं। प्रावस्था ख, कौन सी प्रावस्था? प्रावस्था ख। प्रावस्था ख, प्रावस्था ख, प्रावस्था ख। तो हेडिंग लगाइए प्रावस्था ख। प्रावस्था ख। प्रावस्था कौन सी? ख। तो इसमें भी वही तीन बिंदु देखेंगे। पहला कौन सा हो गया? अवधि। पहला कौन सा हो गया? अवधि। भाई इसकी अवधि कब से कब तक रही? तो इसी में भी वही देखेंगे, अवधि। अवधि पहला क्या है? अवधि। पहला क्या देखेंगे? अवधि। फिर दूसरा वृद्धि दर। दूसरा क्या देखेंगे? वृद्धि दर। वृद्धि दर। अब वृद्धि दर ऋणात्मक रही, धनात्मक रही, कौन सी स्थिति रही? तो देखेंगे वृद्धि। उसके बाद वृद्धि दर के कारण, अब वो ऋणात्मक रही या धनात्मक रही, जो वृद्धि दर रही उसके क्या क्या कारण रहे? तो वृद्धि दर के कारण। तीसरा है अपना वृद्धि दर के कारण। वृद्धि दर के कारण। वृद्धि दर के कारण। तो तीन बिंदु देखेंगे, अवधि, वृद्धि दर और वृद्धि दर के कारण। तो पहला लिखिए अवधि। अवधि कब से कब तक रही इसकी? इस प्रावस्था, लिखिए इस प्रावस्था, इस प्रावस्था की अवधि 1921 से 1951 के मध्य, 1951 के मध्य रही। कौन सी प्रावस्था? प्रावस्था ख की अवधि क्या रही? 1921 से 1951 के मध्य रही। 1921 से 1951 के मध्य रही। अब देखो इसमें वृद्धि दर, वृद्धि दर कैसी रही इसमें? इसको धीमी वृद्धि, इसको क्या कहा गया? धीमी वृद्धि दर वाली अवस्था कहा गया। इसको धीमी वृद्धि दर वाली अवस्था कहा गया। तो लिखिए इसको धीमी वृद्धि दर, धीमी वृद्धि दर वाली, धीमी वृद्धि दर वाली अवस्था, धीमी वृद्धि दर वाली अवस्था कहा गया। धीमी वृद्धि दर वाली अवस्था कहा गया। कौन सी अवधि दर वाली? धीमी अवधि दर वाली अवस्था कहा गया। कौन सी प्रावस्था है? प्रावस्था ख। इसे स्थिर वृद्धि दर अवस्था भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? स्थिर वृद्धि दर। इसको स्थिर वृद्धि दर, स्थिर वृद्धि दर, वृद्धि दर की प्रावस्था, प्रावस्था भी कहा गया है। स्थिर वृद्धि दर की प्रावस्था भी कहा गया। कौन सी वृद्धि दर? स्थिर वृद्धि दर। वृद्धि दर तो हो रही है लेकिन कम मात्रा में हो रही है। स्थिर वृद्धि दर की प्रावस्था कहा गया। किसको? प्रावस्था
ख को, प्रावस्था ख को। इस अवस्था में जन्म दर उच्च बनी रही। इस अवस्था में क्या हुआ? जन्म दर उच्च बनी रही। इस अवस्था में लिखिए, इस अवस्था में जन्म दर कैसी बनी रही? उच्च बनी रही, उच्च बनी रही। इस अवस्था में, कौन सी अवस्था में? प्रावस्था ख में जन्म दर कैसी बनी रही? उच्च बनी रही, जबकि मृत्यु दर में गिरावट हुई। जबकि क्या हुआ? जबकि, दूसरा लिखिए, जबकि मृत्यु दर में गिरावट हुई। जबकि मृत्यु दर में क्या हुई? गिरावट हुई, गिरावट हुई। मृत्यु दर में क्या हुई? गिरावट हुई। देखो, जन्म दर तो उच्च बनी रही, जन्म दर कैसी रही? उच्च बनी रही। और मृत्यु दर में क्या आई? गिरावट आई। कौन सी प्रावस्था में? प्रावस्था ख में। एक बार उतारिए, आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं अपन। संभवतः आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो अपन आगे चलते हैं। तो वृद्धि दर के कारण जानेंगे। तो इसमें मृत्यु दर में तो गिरावट होने का मुख्य कारण स्वास्थ्य चिकित्सा सेवाओं में होने वाला सुधार है। तो मृत्यु दर में लिखिए, मृत्यु दर में गिरावट का मुख्य कारण स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सुविधाओं में, कौन सी सुविधाओं में? चिकित्सा सुविधाओं में सुधार रहा। स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार रहा। इस कारण मृत्यु दर में क्या हुई? गिरावट। इस कारण क्या हुई? मृत्यु दर में गिरावट। एक नोट लगा के लिखेंगे। अपना ये कंप्लीट हो गया प्रावस्था ख। तो देखो, प्रावस्था ख को 1921 से 1951 के मध्य माना गया है। इसको धीमी वृद्धि दर वाली अवस्था कहा गया है। इसमें वृद्धि दर तो हुई है, लेकिन कैसी हुई है? धीमी हुई है। और इसको स्थिर वृद्धि दर की प्रावस्था भी कहा गया है। स्थिर वृद्धि दर की प्रावस्था इसलिए कहा गया है क्योंकि जो वृद्धि दर हो रही है वो स्थिर अवस्था से हो रही है, मतलब हो तो रही है लेकिन स्थिर अवस्था से धीरे धीरे वृद्धि हो रही है। इस अवस्था में जन्म दर उच्च बनी रही, जबकि मृत्यु दर में गिरावट हुई। अब उसका मुख्य कारण क्या है? मृत्यु दर में गिरावट का मुख्य कारण स्वास्थ्य सेवाओं में, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सुविधाओं में सुधार से रहा है। स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सुविधाओं में सुधार से रहा है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, एक नोट लगा के एक बिंदु और लिख लो, नोट। देखो यहीं पे लिख लो नोट, नोट लगा के एक बिंदु लिख लो, यहीं पे एक बिंदु रह गया। इसी में 1921 को जनसंख्या विभाजन वर्ष, 1921 को जनसंख्या विभाजन वर्ष के नाम से जाना जाता है। 1921 को लिखिए, 1921 को जनसंख्या विभाजन वर्ष कहा गया। जनसंख्या विभाजन वर्ष किसको कहा गया? 1921 को जनसंख्या विभाजन वर्ष कहा गया। क्यों कहा गया? क्योंकि 1921 के बाद जनसंख्या में धीरे धीरे बढ़ोतरी होने लग गई। उससे पहले ऋणात्मक वृद्धि दर हो रही थी और 1921 के बाद में धीरे धीरे इसमें प्रगति होने लग गई। इसीलिए 1921 को जनसंख्या विभाजन वर्ष कहा गया। कौन सा वर्ष? जनसंख्या विभाजन वर्ष। कौन सा वर्ष? जनसंख्या विभाजन वर्ष। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चलते हैं प्रावस्था ग की ओर। संभवतः आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो अपन चलते हैं प्रावस्था ग की ओर। अपन ने दो प्रावस्था देख ली, प्रावस्था ख और प्रावस्था क, ये दोनों देख ली। अब आगे चलते हैं प्रावस्था ग। प्रावस्था कौन सी देखेंगे? ग वाली। इसी प्रकार अपन एक एक बिंदु का धुआंधार तरीके से, शानदार तरीके से, जोश और जुनून के साथ
विश्लेषण करेंगे। संभावना ये रहेगी कि आपका कोई भी प्रश्न जो एग्जाम में आएगा वो इससे बाहर नहीं जाए। बाकी देखो कोई भी अपने सब्जेक्ट में देखो परिपूर्ण तो कोई किसी भी क्षेत्र में नहीं रहता, बाकी मेरी गारंटी है बाकी 99% अपने सिलेबस से बाहर नहीं आएगा। जो अपन ने जो नोट्स लिख रहे हैं उससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो ये प्रावस्था होगी, प्रावस्था ख। अब चल रही है प्रावस्था ग। कौन सी प्रावस्था? प्रावस्था ग। प्रावस्था ग। इसमें भी वही 3 बिंदु देखेंगे। अवधि, पहला कौन सा हो गया? अवधि। पहला कौन सा बिंदु हो गया? अवधि। पहला हो गया अवधि। और दूसरा वृद्धि दर। दूसरा कौन सा हो गया? वृद्धि दर। और तीसरा वृद्धि के कारण। तो देखेंगे इस प्रावस्था की, प्रावस्था ग की, इस प्रावस्था की, इस प्रावस्था की अवधि, प्रावस्था की अवधि, इस प्रावस्था की अवधि, इस प्रावस्था की अवधि कब से कब तक रही? 1951 से 81 तक। 1951 से 81 के मध्य रही। 81 के मध्य रही। मध्य रही। किसकी? प्रावस्था ग की अवधि कब से कब तक रही? 1951 से 1981 तक रही। अब इसमें वृद्धि दर कैसी रही? इसे जनसंख्या विस्फोटक की प्रावस्था के नाम से जाना जाता है। इसे किसके नाम से जाना जाता है? जनसंख्या विस्फोटक के नाम से। क्यों जाना जाता है? क्योंकि यहां पर अचानक बहुत तेजी के साथ जनसंख्या में क्या हुई थी? वृद्धि हुई थी। तो इसे जनसंख्या विस्फोटक की प्रावस्था के नाम से जाना जाता है। तो लिखिए इसे जनसंख्या विस्फोटक, जनसंख्या विस्फोटक, जनसंख्या विस्फोटक की प्रावस्था, विस्फोटक की प्रावस्था, विस्फोटक की प्रावस्था के नाम से, प्रावस्था के नाम से जाना जाता है। नाम से जाना जाता है। कौन सी प्रावस्था को? प्रावस्था ग को जनसंख्या विस्फोटक के नाम से। किसके नाम से? जनसंख्या विस्फोटक के नाम से जाना जाता है। क्योंकि इसके बाद लगातार इस प्रावस्था में लगातार जनसंख्या की क्या हुई थी? वृद्धि हुई थी। और कैसी हुई थी? धनात्मक वृद्धि हुई थी। तो इसमें जन्म दर और मृत्यु दर में देखो, जन्म दर तो उच्च रही थी और मृत्यु दर में तीव्र गिरावट आई थी। इस अवस्था में, तो लिखिए इस अवस्था में, इस अवस्था में, इस अवस्था में जन्म दर कैसी रही? कैसी रही? जन्म दर उच्च रही। कैसी रही? उच्च रही। उच्च रही। जबकि मृत्यु दर, जबकि मृत्यु दर, जबकि मृत्यु दर में, मृत्यु दर में भारी गिरावट आई। मृत्यु दर में, मृत्यु दर में भारी गिरावट आई। मृत्यु दर में कैसी गिरावट आई? भारी गिरावट आई। मृत्यु दर में भारी गिरावट आई। कौन सी प्रावस्था में? प्रावस्था ग में। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चलते हैं अपन। संभवतः आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अपन आगे चलते हैं, इसके कारण जानते हैं। क्या जानते हैं? इसके कारण। तो जनसंख्या की उच्चतम प्राकृतिक वृद्धि दर अथवा उच्चतम जन्म दर। तो लिखिए इसमें जनसंख्या की, जनसंख्या की उच्चतम, जनसंख्या की उच्चतम प्राकृतिक वृद्धि दर, प्राकृतिक वृद्धि दर, वृद्धि दर, जनसंख्या की उच्चतम प्राकृतिक वृद्धि दर रही। अब देखो उच्चतम प्राकृतिक वृद्धि दर अपन ने मानव भूगोल के मूल सिद्धांत में, जनांकीय संक्रमण सिद्धांत में पढ़ा था प्राकृतिक वृद्धि दर। अब प्राकृतिक वृद्धि दर का मतलब क्या है? जहां जन्म दर तो कैसी हो? उच्च हो, और मृत्यु दर कैसी हो? निम्न हो, उसको क्या बोला जाता है? जनसंख्या की प्राकृतिक
वृद्धि दर, जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि दर। अब इसमें जनसंख्या क्यों बढ़ने लगी, लगातार जनसंख्या का विस्फोट क्यों हुआ, क्योंकि इसमें लोक कल्याणकारी नीतियों में सुधार हुआ। इसमें क्या हुआ, लोक कल्याणकारी नीतियों में सुधार, लोक, लिखिए, लोक कल्याणकारी, लोक कल्याणकारी नीतियों में सुधार। क्या, तो देखो इस प्रावस्था में जनसंख्या में लगातार वृद्धि क्यों हुई, क्योंकि इस प्रावस्था के अंदर लोक कल्याणकारी नीतियों का विकास हुआ, लोक कल्याणकारी नीतियों में सुधार हुआ या विकास हुआ, सुधार हुआ, सुधार हुआ, लोक कल्याणकारी नीतियों में सुधार हुआ। कौन सी प्रावस्था में, प्रावस्था ग में। और भारत में जो भारत की अर्थव्यवस्था थी उसमें भी सुधार हुआ। तो लिखिए भारत की अर्थव्यवस्था में सुधार हुआ, भारत की अर्थव्यवस्था में सुधार हुआ, अर्थव्यवस्था में सुधार, भारत की अर्थव्यवस्था में सुधार, अर्थव्यवस्था में सुधार हुआ। कौन सी प्रावस्था में, प्रावस्था ग में, प्रावस्था ग में। तो देखो इसमें लोक कल्याणकारी नीतियों में सुधार हुआ और भारत की अर्थव्यवस्था में सुधार हुआ, भारत की अर्थव्यवस्था में भी क्या हुआ, सुधार हुआ। और भारत में जो पड़ोसी देश थे, भारत के जो पड़ोसी देश थे उनको, वे लोग भी अपने देश में आने लगे। तो भारत में पड़ोसी देशों से लोगों का आवास, तो भारत में लिखिए, भारत में पड़ोसी देशों से, पड़ोसी देशों से लोगों का प्रवास, लोगों का प्रवास, ये मुख्य कारण रहे। कौन सी प्रावस्था में, प्रावस्था ग में। भारत में पड़ोसी देशों से, पड़ोसी देशों से लोगों का प्रवास, लोगों का प्रवास, ये मुख्य कारण रहे। कौन सी प्रावस्था में, प्रावस्था ग में। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो फिर आगे चलते हैं। संभवतः आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो अपन आगे चल रहे हैं। तो प्रावस्था घ की ओर, कौन सी प्रावस्था, प्रावस्था घ की ओर। प्रावस्था घ की ओर, है ना। कौन सी प्रावस्था, प्रावस्था घ। प्रावस्था घ, तो इसमें भी वही 3 बिंदु देखेंगे। अवधि, वृद्धि दर कैसी रही इसमें, और वृद्धि दर के क्या क्या कारण रहे। तो प्रावस्था घ, कौन सी प्रावस्था, प्रावस्था घ। तो इसकी अवधि कब से कब तक रही, 1981 से वर्तमान तक। कब से कब तक रही इसकी अवधि, 1981 से वर्तमान तक। इसकी अवधि रही 1981 से वर्तमान तक। तो अवधि में लिखेंगे 1981 से वर्तमान तक। तो लिखिए 1981 से वर्तमान तक, 1981 से वर्तमान तक, वर्तमान तक। कौन सी प्रावस्था रही, प्रावस्था घ, प्रावस्था घ। प्रावस्था घ कब से कब तक रही, 1981 से वर्तमान तक। इसको घटती हुई जनसंख्या वृद्धि दर की प्रावस्था कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, इसको घटती हुई, कौन सी, घटती हुई जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि की प्रावस्था कहा गया, जनसंख्या वृद्धि दर की प्रावस्था कहा गया, कौन सी प्रावस्था को, प्रावस्था घ को। कौन सी प्रावस्था को, प्रावस्था घ को, प्रावस्था घ को घटती हुई जनसंख्या वृद्धि दर की प्रावस्था कहा गया। आगे लिखिए वृद्धि दर के कारण। अब ये घटती हुई जनसंख्या वृद्धि दर का क्या क्या कारण रहा, तो जन्म दर में गिरावट आई। तो इसका मुख्य कारण क्या रहा, जन्म दर में गिरावट आई। तो देखो इसका मुख्य कारण क्या था, जन्म दर में गिरावट, जन्म दर में गिरावट, जन्म दर में क्या आई, गिरावट। तो देखो इस प्रावस्था में जन्म दर में क्या आई, गिरावट आई, जन्म दर में गिरावट दर्ज की गई। और साक्षरता का बढ़ना, लोग धीरे धीरे साक्षर भी हो गए। इस प्रस्ताव में आते आते क्या हुए,
साक्षरता का बढ़ना, लोग साक्षरता का बढ़ना। इसमें से भी विशेष रूप से महिला साक्षरता, विशेष रूप से महिला साक्षरता का बढ़ना, विशेष रूप से महिला साक्षरता का बढ़ना, महिला साक्षरता का बढ़ना, विशेष रूप से महिला साक्षरता का बढ़ना। कौन सी प्रावस्था में हो गया? प्रावस्था गह में विवाह की औसत आयु का बढ़ना, और इसी प्रावस्था में विवाह की औसत आयु का बढ़ना, इसी प्रावस्था में क्या कर दिया गया? विवाह की औसत आयु को बढ़ा दिया गया। विवाह की औसत आयु का बढ़ना, विवाह की औसत आयु का बढ़ना, औसत आयु का बढ़ना, आयु का बढ़ना, विवाह की औसत आयु को भी इसमें बढ़ा दी गई। इस प्रकार अपन ने चारों प्रावस्थाओं का विस्तृत अध्ययन कर लिया। जय हिंद दोस्तों।